हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वो रेडियल वेव फंक्शन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में प्लॉट्स, और फिर हमने कैपिटल आर की जगह जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कैपिटल आर स्क्वायर, ये मानते हुए कि हम कभी भी नेगेटिव एरिया में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो रेडियल वेव फंक्शन है उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करके उसको स्मॉल आर के अगेंस्ट में हमने प्लॉट ड्रॉ किए, जिसको हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम दिया। अब यहां पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन करूंगा, उसको जरा समझिए। मैंने यहां पर मेंशन किया है प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अभी हमने जो रेडियल वेव फंक्शन है कैपिटल आर से जिसको रिपोर्ट किया था, हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए यहां पे प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अब क्या चीज आ गई है तो समझिए इसको। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की ये वैल्यू आई कहां से, सबसे पहले इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए, जैसा मैंने यहां पर मेंशन किया है, बिकॉज एटम्स हैव स्फेरिकल सिमेट्री। जनरली जो एटम्स होते हैं हम उनको स्फीयर्स मानते हैं, ऐसा मैंने आपको मेरे पुराने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर्स हैं, क्योंकि जो स्फीयर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो हम ट्राइंगल, स्क्वायर, ये कुछ भी हम एटम को नहीं अज्यूम करते, हम जनरली स्फेरिकल सिमेट्रिकल अज्यूम करते हैं सारे एटम्स को। तो यहां पर मैंने लिखा है इट इज मोर यूजफुल टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मानते हुए वहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करता हूं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए। ये मैंने दो शेल अज्यूम किए हैं, ये तो है स्मॉल शेल और ये है यहां पे लार्जर शेल। ओके, हमने माना है कि जो स्मॉल शेल है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और ऐसे ही जो लार्ज शेल है वहां उसकी जो रेडियस है वो आर प्लस डी आर है। ये डी आर क्या है? डी आर जो स्मॉल शेल और लार्ज शेल है उसके बीच का एक नेग्लिजिबल स्पेस है जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इसलिए हमने इसको लिखा है डी आर। डी आर मींस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्पेस, बहुत छोटा स्पेस, नेग्लिजिबल स्पेस, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। और ऑब्वियस है ये भी एक स्फीयर की तरह है, तो हम यहां पर ये देखना चाहेंगे कि ये जो डीआर स्पेस है, ये जो डीआर यहां पर नेग्लिजिबल स्पेस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यही मैंने यहां पर मेंशन किया है कि इट इज more useful to discuss the probability of finding the electron in a spherical shell between the spheres of radii r plus dr and small r. Okay, तो dr को मैंने यहां पर मेंशन किया है negligible space where we have to check electron finding probability. Now ये जो small shell है dr, जहां पर हम negligible space बोल रहे हैं, अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल शेल, तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो बिगर जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम को मेंशन कर लेते हैं, और उसमें से जो स्मॉलर यहां पर शेल है, स्मॉलर जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे मुझे ये जो बीच में डीआर स्पेसिंग है वहां का मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेल is equal to volume of bigger shell, that is bigger sphere, minus volume of smaller sphere, that is smaller shell। और जब हम स्फीयर की वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर 4/3 पाई, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो r प्लस डी आर का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो स्मॉलर स्फीयर है उसका रेडियस r है, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं ये जो r प्लस डी आर का होल क्यूब है इस पावर को सॉल्व करता हूं, तो देखिए इससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है ये रिजल्ट हमको देगा 4/3 पाई। अगर मैं इस क्यूब को सॉल्व करता हूं तो रिजल्ट हो जाएगा r क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r² dr
प्लस 3r/dr², और ब्रैकेट के बाहर -4/3 πr³ तो है ही। ओके, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो dr का स्क्वायर है या dr का क्यूब है, ये देखिए, क्योंकि dr नेग्लेजिबल स्पेस है, नेग्लेजिबल यहां पर स्पेसिंग है, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो इसका ऑब्वियसली जो स्क्वायर है या जो क्यूब है वो हमेशा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हमको मिलेगी, तो हम इतनी हायर पावर्स को यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है कि एज dr इज वेरी स्मॉल सो इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसलिए मैंने एक तो dr क्यूब को नेग्लेक्ट कर दिया है और 3r/dr² ये भी नेग्लेक्ट हो गया। तो अब मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ये वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, 4/3 पाई, ब्रैकेट में रह जाएगा r³ और प्लस 3r²dr -4/3 πr³ तो है ही। तो देखिए 4/3 πr³ से 4/3 πr³ तो कैंसिल हो गया, और जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 4πr²dr। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये वॉल्यूम है स्मॉल स्फीयर का जो स्मॉलर स्फीयर और लार्जर स्फीयर के बीच में है, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, हम ये जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कैलकुलेट किए हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साई स्क्वायर से, साई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये तो हमको वॉल्यूम पता चल गया, और इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को चेक करना चाह रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज नथिंग बट यही रेडियल प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज दिस, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और वी कैन से रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब देखिए, हमने अभी साई को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल R, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई, और हम जब रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर जो रेडियल वेव फंक्शन है, ये साई को इसकी टर्म में ही मेंशन करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ साई स्क्वायर वी कैन राइट r²। तो हम जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, 4πr² कैपिटल R² इंटू dr। तो आपको क्लियर हो गया, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर रिप्रेजेंट किया, इट इज 4πr² इंटू dr, और अगर मैं इस स्मॉल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, और साई जैसा हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, जिसमें हमने स्मॉल r, स्मॉल थीटा और स्मॉल फाई को रिप्रेजेंट किया, और ये हर एक पोलर कोऑर्डिनेट फिर एक फंक्शन है, कैपिटल R, कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई का, जिसमें हम सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन को यहां पर यूज कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन कर दिए हैं। तो यही हमने यहां पर मेंशन किया था, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये देखिए 4πr² इंटू कैपिटल R² इंटू dr, ये देखिए यही रिजल्ट यहां लिखा हुआ है। तो ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हमने r और स्मॉल r के बीच में प्लॉट ड्रॉ किया था, तो वहां पे हमने रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस स्मॉल r लिया था। सेकंड जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसमें हमने कैपिटल R² और स्मॉल r के बीच में प्लॉट ड्रॉ किया, और नाउ अब हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसको हमने इतना कैलकुलेट किया है। अब हम इसको स्मॉल r के अगेंस्ट में यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो हम इन प्लॉट्स को यहां पर देखेंगे, और ओवरऑल ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है व्हाट इट रिप्रेजेंट, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहां लिखा है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट इज 4πr² कैपिटल R² इंटू dr गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द न्यूक्लियस रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। आपको याद होगा जो कैपिटल R है हमने उसको रिप्रेजेंट किया था कि वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, जो रेडियल नोड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना। तो इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं रिगार्डलेस डायरेक्शन। तो हमने 2 टाइप के नोड्स अभी डिस्कस किए थे, एक हमने रेडियल नोड डिस्कस किया और दूसरा हमने एंगुलर नोड डिस्कस किया। तो हम क्योंकि यहां पर रेडियल वेव फंक्शन की टर्म्स में
रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मेंशन किया है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए यहां ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं ये क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर मैं वन टाइम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस रिकॉर्डेड लेक्चर का यही बेनिफिट है कि हम अगेन एंड अगेन पॉज करके कहीं पर भी सारे टर्मिनोलॉजी को वापस चेक कर सकते हैं और वापस फिर आगे आके आप इन सारे टर्मिनोलॉजी और जो प्लॉट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं प्लॉट्स ड्रॉ करके आपको बताता हूं बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड स्मॉल r। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको स्मॉल r के अगेंस्ट में ड्रॉ कर रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जनरली हम जो बोहर मॉडल के अंदर फॉर्मूला डिस्कस करके आए ना रेडियस का 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, उसी को हम यहां पर मोर और लेस अप्लाई करेंगे, है ना। तो मैंने लिखा है यहां पे सबसे पहले 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे अगर तुम 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम लो तो देखो जो रेडियस का फॉर्मूला है इट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। तो क्योंकि 1s ऑर्बिटल है इसका मतलब n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम के लिए z यहां पर 1 है, तो 0.529 पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ऐसा हम यहां पर बता रहे हैं रेडियस फॉर्मूला से। अब अगर इसको तुम प्लॉट की फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, यही रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मीनिंग है। तो देखो यहां पर मैंने y एक्सिस पर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको मेंशन किया है 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इंटू dr, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर जो रेडियस है एंगस्ट्रॉम में उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये वैल्यू 0 को इंडिकेट कर रही है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है, और ये जो मैंने डॉटेड यहां पे लाइन शो की है ये वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है। अब आप देखिए इसके ऊपर एकदम पीक दिख रहा है इस प्लॉट में, मतलब ये हुआ कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया इट इज नथिंग बट ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पीक इंडिकेट कर रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो 1s ऑर्बिटल का जो प्लॉट होगा बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड स्मॉल r वी हैव टू ड्रॉ इन दिस मैनर। अब अगर इसकी जगह तुम 2s ऑर्बिटल देखोगे तो देखो 2s ऑर्बिटल यहां पर एक नोड भी है जैसा भी हम डिस्कस करके आए, और अगर तुम रेडियस का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करोगे तो 0.529 और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, यहां पर इतनी कुछ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2s ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी विद वन नोड 2.7 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम है। तो अब इसका प्लॉट तुम कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो 4 पाई r स्क्वायर dr ये y एक्सिस पर है और यहां स्मॉल r x एक्सिस पर है। अब देखिए जब 1s ऑर्बिटल था तो हमको 0.529 एंगस्ट्रॉम पर पीक मिला था, लेकिन जब 2s ऑर्बिटल है तो यहां पर ये पॉइंट तो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट नोड, और इसके बाद 2.7 एंगस्ट्रॉम पर हमको हाईएस्ट पीक मिला है जो सेकंड पीक है। फर्स्ट पीक अब स्मॉल है क्योंकि हम 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और सेकंड पीक यहां पर हाईएस्ट है जो 2.7 एंगस्ट्रॉम पर हमको यहां पर मिला है, इट इंडिकेट 2s ऑर्बिटल। तो केमिस्ट को इस टाइप के प्लॉट से समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो बोहर के फॉर्मूला है उसमें हमने जो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में वैल्यूज लिखी हैं रेडियस की, वो ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रही हैं। ओके, तो इसकी जगह अगर तुम 3s ऑर्बिटल में आ जाओगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 3s ऑर्बिटल इसका मतलब ये r इज इक्वल टू 0.529 और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम हो गया। देखिए तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम ये अभी फर्स्ट पीक रिप्रेजेंट किए थे 1s ऑर्बिटल के लिए, फिर सेकंड पीक 2s ऑर्बिटल के लिए, अब ये थर्ड पीक
3s ऑर्बिटल के लिए, और यहां पे टोटल नोड्स 2 हैं, तो ये देखिए ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ये देखिए। तो हम 3s ऑर्बिटल के लिए ऐसे प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर इसकी जगह तुमसे 4s ऑर्बिटल के लिए पूछा जाता है तो यू कैन इजिली ड्रॉ। यहां पे जैसे 3 पीक्स हैं, थर्ड पीक हाईएस्ट है, वैसे 4s ऑर्बिटल के लिए 3 नोड्स होंगे और जो फोर्थ पीक होगी वो हाईएस्ट होगी। अब ऐसे अगर मैं 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करूंगा तो वो कैसे करूंगा? सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर अब मैं 2p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है। ऑब्वियसली 2p ऑर्बिटल इट मींस n की वैल्यू 2 है। तो देखिए, जब मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियस के बीच में यहां पे प्लॉट ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले तो 2p ऑर्बिटल, इसका मतलब 1 नोड इज देयर, तो वो हम ऑलरेडी अभी रेडियल प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है उसमें भी लिखे थे कि यहां पर नोड है, ये नोड है। और आफ्टर दैट हमने यहां पर फिर एक मैक्सिमम पीक शो किया है, रेडियस 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू 2 है। तो अप्रोक्सीमेटली 2p ऑर्बिटल के लिए यहां जो रेडियस की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में 2 पॉइंट समथिंग, वहां हमको फर्स्ट पीक मिलेगा, जैसा हमने यहां पर 2s ऑर्बिटल के लिए शो किया था। देखिए 2s ऑर्बिटल, 2s और 2p दोनों ही सेकंड शेल के अंदर प्रेजेंट हैं, यहां से ये समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर 2s ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2p, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। एक ही शेल में अगर हम वेरियस ऑर्बिटल्स को देखें तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। इसलिए यहां पर जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो 2s ऑर्बिटल का सेकंड मैक्सिमम है, सेकंड मैक्सिमम पीक है। तो इसलिए 2s ऑर्बिटल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है और 2p ऑर्बिटल को हम यहां पर एक ही इस पीक से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जगह अगर आप 3p ऑर्बिटल में जाते हैं तो 3p ऑर्बिटल, अब यहां पर n की वैल्यू 3 हो गई है, तो ये देखिए ये वैल्यू जो हमको यहां पर 2p ऑर्बिटल में फर्स्ट वैल्यू मिली है वो है वैल्यू 2.1 एंगस्ट्रॉम वाली, और ये फिर नेक्स्ट मैक्सिमम पीक है जो हमको यहां पर 3p ऑर्बिटल में रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम इसको स्मॉल r के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे। तो ये स्टूडेंट रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के प्लॉट्स हैं विद स्मॉल r, जिसको हमने बोहर के फॉर्मूला में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डिफाइन किया था 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, और स्पेशली हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये सारे प्लॉट ड्रॉ किए हैं। तो तुमको ये सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है कि एग्जाम में तुमसे पूछ क्या रहा है। रेडियल वेव फंक्शन अगेंस्ट स्मॉल r पूछ रहा है, रेडियल प्रोबेबल डेंसिटी अगेंस्ट स्मॉल r पूछ रहा है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगेंस्ट स्मॉल r पूछ रहा है। उसके बाद तुम इन प्लॉट्स को इजीली वहां पर गैस कर सकते हो और इजीली वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ तो खैर करना नहीं पड़ेगा, आपको तो सिंपली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर आंसर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पूरे डिस्कशन से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम जो मैथमेटिकली फॉर्मूलाज को डिस्कस किए, अगर मैं उनको प्लॉट की फॉर्म में ड्रॉ करूंगा और इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, तो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट ऑल दीज टर्म्स विद स्मॉल r, दैट इज रेडियस। तो इनको ढंग से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे वन बाय वन अब मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, किस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है द वेव फंक्शन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय psi 2s इज इक्वल टू 1/4 रूट 2 पाई 1/a0 रेज टू द पावर 3/2 2 माइनस r डिवाइडेड बाय a0, एक्सपोनेंशियल टर्म है e रेज टू द पावर माइनस r डिवाइडेड बाय a0। इट हैज अ नोड एट r इज इक्वल टू r0, फाइंड रिलेशन बिटवीन r0 एंड a0। तुमको मैंने a0 बताया था, ये 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो हाइड्रोजन एटम का है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है उसको डिफाइन करने की वैल्यू हो गई a0। ओके, तो यहां पर हमको रिलेशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको गिवन है इट हैज अ नोड। तो देखिए नोड का मतलब क्या है,
नोड का मतलब है वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो, वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। और इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इसका मतलब जो वेव फंक्शन है हमको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए साई स्क्वायर। ओके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमको जीरो करनी है, मतलब इस साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो करनी है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 √2 पाई का होल स्क्वायर होगा। ऐसे ही 1/a0 का स्क्वायर मतलब 3 × 2/2 होगा। ऐसे ही 2 - r डिवाइडेड बाय a0। अच्छा, हमको यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि r को r0 अज्यूम करिए, तो r0 हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये रेज टू दी पावर 2 होगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस ये r0 डिवाइडेड बाय a0 ये, और सभी जीरो के इक्वल हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में हम जानते हैं अगर ये सभी जीरो के इक्वल हैं, इसका मतलब दिस इंडिपेंडेंट वैल्यू जीरो के इक्वल है, दिस वैल्यू जीरो के इक्वल है, दिस वैल्यू जीरो के इक्वल है, दिस वैल्यू जीरो के इक्वल है, यही होगा। और यहां पर जो वेरिएबल टर्म है हम उसको अगर जीरो के इक्वल करते हैं तो वहां से मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। जो ये टर्म है, ये देखिए ये वाली टर्म, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2 - r0 डिवाइडेड बाय a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर r0 डिवाइडेड बाय a0 की वैल्यू 2 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर r0 2a0 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा आंसर है। तो इस प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमको अगर नोड यहां पर लिखना है तो इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का 2s ऑर्बिटल में, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और दैट शुड बी इक्वल टू 0। विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू हम बहुत इजीली r0 और a0 को रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ मैंने जो अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता यहां पे लिखा है। द वेव फंक्शन ऑफ 3s इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। अब देखिए जो आपको वेव फंक्शन है साई 3s ऑर्बिटल के लिए गिवन है, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, इट इज 1/81 √3 पाई 1/a0 रेज टू दी पावर 3/2 ब्रैकेट में 27 - 18 r/a0 प्लस 2 r/a0 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल टर्म है -r डिवाइडेड बाय 3a0। तो फिर बोल रहा है इट हैज अ नोड एट r इज इक्वल टू r0, फाइंड द रिलेशन बिटवीन r0 एंड a0। तो अगेन इट हैज अ नोड, इसका मतलब यह हुआ कि नोड पर जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी 3s इलेक्ट्रॉन के लिए वो 0 के इक्वल होगी, तो साई स्क्वायर 3s 0 के इक्वल होगा। इट मींस ये सारी टर्म का जो स्क्वायर है वो यहां पर 0 के इक्वल होगा। ये देखिए 1/81 √3 पाई का होल स्क्वायर 1/a0 3 × 2 स्क्वायर हो गया है बाय 2, फिर ब्रैकेट में जो टर्म है उसका होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि नोड पर r की वैल्यू r0 के इक्वल अज्यूम करने के लिए बोला गया है तो इसलिए मैंने यहां पे r को r0 से रिप्लेस कर दिया है, और एक्सपोनेंशियल टर्म -2 r0 डिवाइडेड बाय 3a0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो सारी टर्म्स हैं उनको हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, और यहां से मैं इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट करता हूं बिकॉज यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो ये हमको r0 और a0 के बीच में रिलेशन बताएगा। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, ax² प्लस bx और प्लस यहां c। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके जो रूट्स होंगे x वो हो जाएगा -b प्लस माइनस √ ऑफ b² - 4ac और डिवाइड बाय 2a। ये देखिए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू
ये रूट की वैल्यू है जो x है यहां पर, तो x यहां पर क्या है, ऑब्वियसली x यहां पर आर नॉट डिवाइड बाय ए नॉट है। तो इसके लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आर नॉट और ए नॉट का रेशो मिल जाएगा, तो वो मैं आपको यहां पर करके बताता हूं। सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो जो आर नॉट बाय ए नॉट मतलब जो x है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो आपको a की वैल्यू यहां पर पता चल रही है, a यहां पर 2 है, b की वैल्यू यहां पर पता चल रही है ये -18 है, और c की वैल्यू यहां पर पता चल रही है 27 है। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझको रिजल्ट ये मिलता है आर नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 10.4 डिवाइडेड बाय 4। यहां से आप आर नॉट और ए नॉट में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर प्लॉट से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स हमको मिलती हैं, जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो वो मैं आपको और सॉल्व करके बता रहा हूं। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर मैंने मेंशन किया है, P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr। अभी हमने कुछ ऐसी ही कहानी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए डिस्कस करी थी। एट अ डिस्टेंस स्मॉल r from the nucleus the volume of this shell is 4 pi r square into dr। यही आपको मैंने अभी बताया था, और जब हमने इसको कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करता है। ओके, द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन आर विल बी। आपको ये 1s ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ऑलरेडी हम अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो इनमें से कौन सा प्लॉट आपको सही लग रहा है। P ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, आप ऐसे समझिए, जो हमने यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखा है। ये देखिए क्यों, क्योंकि P को यहां पर डिफाइन किया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, और इसके लिए ये हमको ऑलरेडी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हम इसको क्लियर करके आए हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में, और स्मॉल r के साथ हम इनको ड्रॉ करना चाहते हैं। तो क्या ये प्लॉट सही है? ये प्लॉट तो हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s ऑर्बिटल के लिए डिस्कस किया है। क्या ये प्लॉट सही है? नो। क्या ये प्लॉट सही है? नो। ये प्लॉट सही है। ये देखिए, यही हमने मैक्सिमम पीक शो किया था जो 0.529 एंगस्ट्रॉम पर वैल्यू थी। ये देखिए रेडियस की। तो दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट आंसर। तो जितने भी हमने अभी तक प्लॉट्स ड्रॉ किए हैं एग्जाम में मोर और लेस आपको प्रॉब्लम वहीं से मिलने जा रहा है। यू हैव टू वेरी क्लियर ऑन ईच एंड एवरी प्लॉट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर मैंने लिखा है, ये एक पैसेज या कॉम्प्रेंशन टाइप प्रॉब्लम है जिसके कुछ सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, और वन बाय वन हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम डिस्कस करके आए हैं, लिथियम +2 गिवन है, इज इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। ये हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल एक शेप को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल शेप होता है ना। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 में प्रेजेंट है विद 1 रेडियल नोड। नाउ अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोस ट्रांजिशन टू अ स्टेट 2। जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट हो गया और स्टेट 2 में चला गया जो S2 स्टेट है। द स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड। अगेन स्टेट जो S2 है उसमें भी 1 रेडियल नोड है, and its energy equal to the ground state energy of the hydrogen atom। इसकी जो एनर्जी है वो जो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है उसके इक्वल है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कितना लिखा है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और या अगर मैं जूल में लिखता हूं तो -21.8 इंटू 10 की पावर -19 है ना, जूल पर एटम। तो ये हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे पूछा जा रहा है,
मैं उनको यहां पर सॉल्व करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहां पर गिवन है, इनको हम वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है द स्टेट S1 इज, जो हमको यहां पर डेटा गिवन है कि लिथियम +2 आयन स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विद 1 रेडियल नोड। तो यहां मुझे गिवन है 1 रेडियल नोड। ओके, और रेडियल नोड इसके लिए हमने फॉर्मूला n-l-1 ये डिस्कस किया है रेडियल नोड के लिए। और क्योंकि यहां पर हमको गिवन है इज इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट, तो फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट, इसका मतलब ये कोई s ऑर्बिटल है, एनी s ऑर्बिटल, क्योंकि जो डंबल या डबल डंबल होते हैं वो तो अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो यहां पर स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट हमको गिवन है, तो इसका मतलब एनी s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल इसका मतलब l की वैल्यू 0 है। ओके, तो यहां दिस इंप्लाइज दैट जो l है उसको मैं यहां 0 पुट कर दूंगा, तो 1 की वैल्यू n-0-1 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू 2 आ गई। ये देखिए, इसका मतलब ये सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है, दैट इज 2s ऑर्बिटल। ये देखिए, ये आंसर है हमारा इस प्रॉब्लम का। तो स्टेट S1 ये 2s ऑर्बिटल है, स्टेट S1। अब आपको यहां पर गिवन है upon absorbing light the ion undergoes transition to a state 2. The state 2 has 1 radial node and its energy equal to the ground state energy of the hydrogen atom. तो देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को लिखता हूं, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं -13.6 Z² (n²) ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ओके, और आपको बोल रहा है एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब जो हमारा 2s ऑर्बिटल है लिथियम +2 आयन के लिए, फॉर लिथियम +2 आयन हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो S1 स्टेट है वो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल। तो क्या तुम यहां पर एनर्जी को फाइंड कर सकते हो क्या? आंसर है हाँ। सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी लिथियम +2 आयन के लिए होगी वो ये हो जाएगा -13.6 Z लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और डिवाइड बाय ये 4 हो गया n² मतलब 2 का स्क्वायर। अब मुझे ये वैल्यू हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यहां पर कंपेयर करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये देखिए मैं यहां पर इसको मेंशन कर दूंगा -13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4, और दिस इज इक्वल टू -13.6। ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, और ये एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन है 2s ऑर्बिटल की। अब मुझे इसको यहां पर चेक करना है कि लिथियम +2 के एनर्जी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल फाइंड जो रिजल्ट आएगा वो 2.25 आएगा। कितना आएगा? 2.25, मतलब लिथियम +2 की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी के 2.25 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। अब यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूछ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका मतलब कौन सा क्वांटम नंबर? ये तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो मुझे जो स्टेट S2 है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर पता करना है, तो वो हम वहां सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने यहां पर जो आपको बताया था कि आप इन दोनों को कंपेयर करिए, तो हम जब इनको कंपैरिजन करते हैं लिथियम +2 आयन की एनर्जी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, ये रेशो के इक्वल होगा और ये वैल्यू 2.25 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैंने वहां मेंशन कर दिया है।
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसका मतलब मुझे L यहां पे फाइंड करना है। अब जो पैसेज अभी हमको गिवन था, जो कॉम्प्रेंशन हमको गिवन था, उसमें यह गिवन था कि जो S2 स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट S2, उसकी एनर्जी लिथियम +2 आयन के लिए ये जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी है उसके इक्वल है। ये डेटा मुझे गिवन है। तो मैं यहां पे सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करता हूं कि यहां जो Z² के हेल्प से, मतलब लिथियम +2 आयन की हेल्प से कौन सा ये एक्साइटेड स्टेट है। तो देखिए मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूं, -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z लिथियम आयन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n²। ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है वो इतनी है। ओके, तो ये हमको यहां पर हो जाएगा 13.6 से 13.6 कैंसिल, और ये लिथियम +2 का जो एटॉमिक नंबर है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो n² की वैल्यू है वो 3² के इक्वल आ जाएगी, तो n 3 के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए, ओके, क्लियर हो गया। नाउ अब अगर n इज इक्वल टू 3 है और हमने यहां पर अभी कंक्लूड किया था कि 2s ऑर्बिटल S1 है, 2s ऑर्बिटल S1 है। अब मुझे पता करना है कि n इज इक्वल टू 3 में ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो यहां पर मुझे गिवन है जो S2 स्टेट है उसके लिए फिर रेडियल नोड की वैल्यू 1 है, ये मुझे फिर गिवन है यहां पे। तो देयरफॉर मैं जो रेडियल नोड का फॉर्मूला है n - l - 1 इज इक्वल टू, यहां पर 1 पुट कर दूंगा। n की वैल्यू मुझे पता चल गई है 3 - l - 1 इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या यहां से तुम l की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका l इज इक्वल टू 1। ये देखिए, इसका मतलब ये तो p सबशेल आ गया, ये देखिए, और यहां n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये 3p सबशेल जो एक्साइटेड स्टेट है S2 है। देखिए, ओके, अब हम यहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है वो इसका पता करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि 3p सबशेल है, l की वैल्यू यहां पर 1 है, तो मुझे यहां पर पता चल गया कि जो थर्ड शेल में 3p सबशेल है उसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर जो l है उसकी वैल्यू यहां पर 1 है। ये आंसर है हमारा, बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये एक कॉम्प्रहेंशन प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे सब पार्ट्स है यहां पर, और हमने 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को सॉल्व करते हुए यहां इस प्रॉब्लम तक पहुंचे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैंने आपके लिए लिखा है। ये जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इसको आप सभी जरा ढंग से समझिए। अभी जो एडवांस का ट्रेंड है जेई एडवांस का, उसके अंदर जो मैट्रिक्स मैच द कॉलम प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उसमें अभी लास्ट 2 और 3 ईयर से 3 कॉलम्स एग्जामिनर दे देता है और फिर उनको मैच करने के लिए बोलता है। तो इसी टाइप का कुछ एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स हैं उनके लिए लिखा है, इसको हम अटेंड करते हैं। तो यहां पर मैट्रिक्स मैच टाइप प्रॉब्लम है जहां पर Z एटॉमिक नंबर है और A0, ये A0 को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट बोहर रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम। कॉलम 1 यहां पर मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है, जैसे 1s ऑर्बिटल गिवन है, 2s ऑर्बिटल गिवन है, 2pz ऑर्बिटल गिवन है और 3dz² ऑर्बिटल गिवन है। कॉलम 2 में ये देखिए साई जो वेव फंक्शन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है nl और ml, ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में 1 रेडियल नोड यहां पर गिवन है, थर्ड ऑप्शन में फिर वही वेव फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू, ये आपको गिवन है।
इसके अंदर cos थीटा भी लिखा हुआ है यहां पर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z डिवाइडेड बाय a नॉट रेज टू द पावर 5/2 r e एक्सपोनेंशियल टर्म है रेज टू द पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाय 2a नॉट मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये है। तो इसको केयरफुली अपनी कॉपी में डिक्टेट करिएगा। और फोर्थ ऑप्शन एक्स वाई प्लेन इज अ नोडल प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन आपको नोडल प्लेन की तरह गिवन है। और जो कॉलम थर्ड है उसमें देखिए एक प्लॉट आपको गिवन है, जो हम देख रहे हैं कि साई और आर के बीच में यहां पर गिवन है। आर अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं तो वो a नॉट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और क्यू ऑप्शन में गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, तो आपको याद होगा हमने अभी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करी है, तो यहां पर गिवन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट क्यूब। और ऐसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। और एस ऑप्शन गिवन है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 4 state is 27/32 times the energy needed to excite electron from n is equal to 2 state to n is equal to 6 state। ओके, तो हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स के फॉर्म में यहां पर गिवन है, ये मैट्रिक्स मैच करना है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड गिवन है, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल बी। ये जितने भी आपको यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन है, आपको पूछ रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। जैसे फोर्थ, इसको ऐसे समझिए, फोर्थ मतलब 3dz² ऑर्बिटल, ये क्या फोर्थ से मैच कर रहा है यहां पर? तो 3dz² xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन। तो हम ये पढ़ के आए कि जो dz² होता है उसके लिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन 0 होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था इसी लेक्चर में मेरे। तो इसका मतलब ये जो मैच है ये तो मिसमैच कर रहा है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। सेकंड पार्ट पर देखिए, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड और p से मैच कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड मतलब 2s ऑर्बिटल और फिर उसका सेकंड पार्ट 1 रेडियल नोड। तो क्या 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होता है क्या? यस, जो रेडियल नोड का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं वो n माइनस l-1 है, तो यहां पे n2 है और l0 है, तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। और फिर क्या ये p ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? तो देखिए अभी हम जो पीछे रेडियल वेव फंक्शन और स्मॉल r के बीच में प्लॉट ड्रॉ करके आए हैं, उसमें हमने कुछ यही प्लॉट ड्रॉ किया था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये एक नोड है, ये देखिए। तो ये जो प्लॉट है ये 2s ऑर्बिटल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और यही कारण है फिर हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन किया था। और इसलिए जो यहां पर कॉलम 1 में सेकंड पार्ट है, कॉलम 2 में सेकंड पार्ट है, ये कॉलम 3 के p पार्ट से मैच कर रहा है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बोला गया था। इसका मतलब यहां b इज 100% करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमको मैच करके देखना है हर ऑप्शन को। ऐसे ही थर्ड पार्ट से, तो देखिए थर्ड 2pz ऑर्बिटल, ये थर्ड पार्ट से मैच कर रहा है क्या? अब 2pz ऑर्बिटल, इसके अंदर p ऑर्बिटल है और यहां cos थीटा है, तो cos थीटा ये तो बिल्कुल सही है। थीटा इसका मतलब हमने एंगुलर फंक्शन की बात करी है, तो एंगुलर फंक्शन है ये। तो जो p ऑर्बिटल होते हैं वहां पर हम इस थीटा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। s ऑर्बिटल हमने स्फेरिकल बोले हैं, तो इसलिए s ऑर्बिटल के लिए हम एंगुलर फंक्शन की बात नहीं कर सकते। और ऐसे ही ये p ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? तो 2pz ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल के लिए हमने ये वाला प्लॉट ड्रॉ नहीं किया। ये आप अपनी वापस अभी पीछे जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही नहीं है। और ऐसे जो डी ऑप्शन है, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, ये 1 रेडियल नोड, तो 1s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होता ही नहीं है, 1s ऑर्बिटल में 0 रेडियल नोड होते हैं, ऐसा भी हम पढ़ के आए। तो इसलिए बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड जो पार्ट है इसका, फॉर हीलियम कैटायन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हीलियम कैटायन, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब आपको फिर वही 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को मैच करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां जो हीलियम कैटायन है
जैसे सपोज हम 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, 1s ऑर्बिटल, और यहां 1s ऑर्बिटल ऑब्वियसली इसके साथ कभी भी एंगुलर फंक्शन जो थीटा और फाई वाला पार्ट है वो एसोसिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 कभी भी थर्ड से मैच नहीं कर सकता बिकॉज इधर कॉस थीटा है। तो 1s ऑर्बिटल थीटा शुड नॉट बी एसोसिएटेड। तो ये हमको जो ऑप्शन यहां पर गिवन है फर्स्ट, थर्ड एंड आर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड ही जब इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आगे तो इनकरेक्ट होगा ही। इसका मतलब यहां डी आंसर बिल्कुल सही है। और ऐसे ही जो थर्ड इसका पार्ट है, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट फोर्थ से मैच कर रहा है, ये हो नहीं सकता, गलत है। एस ऑर्बिटल, इसके लिए तो रेडियल नोड 0 होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट से मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, और फिर पी से मैच कर रहा है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये प्लॉट सही है क्या? नो। 1s ऑर्बिटल के लिए हमने कौन सा प्लॉट ड्रॉ किया था? 1s ऑर्बिटल के लिए हमने ये प्लॉट ड्रॉ किया था, देखिए ऐसा, ये ऐसा प्लॉट ड्रॉ किया था बिटवीन साई एंड स्मॉल आर, ये। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो भी रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन पे आइए, सेकंड, फर्स्ट एंड क्यू, सेकंड 2s ऑर्बिटल, फर्स्ट एंड क्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस। तो जो 2s ऑर्बिटल है उसके लिए हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। और जो लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट और एस, फर्स्ट और एस, तो देखिए यहां पर एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2 to n = 4। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम E4 और E2 की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था ये जो डिफरेंस है ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ऐसे ही जो 6 स्टेट है E6 माइनस E2, इनका जो डिफरेंस है उसका रेशो तुम सॉल्व करके देखो, तो आई थिंक जो आपका डी ऑप्शन है वही एकदम करेक्टली मैच होगा। तो इसलिए यहां पर भी मुझे थर्ड पार्ट में डी आंसर को ही करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट जहां करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था तो फर्स्ट में यहां बी पार्ट होगा, सेकंड में जहां इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था तो ये डी पार्ट होगा, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, और थर्ड में करेक्ट कॉम्बिनेशन मुझसे पूछा गया था तो करेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पे डी पार्ट होगा। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमने जो डिस्कशन यहां पर किया रेडियल प्रोबेबिलिटी जो प्लॉट्स हैं उनके लिए, ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल डिस्कशन यहां पर किया। और मैं होप कर रहा हूं कि आपने एक एक पॉइंट को यहां पर बहुत ढंग से समझा होगा। और अब इससे रिलेटेड अगर हमको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो हम उनको कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे, और ये आपके लिए आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस लेक्चर को फिनिश करने के साथ ही हम ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिए हैं। उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो अब जो प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा इससे रिलेटेड, और उनको आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएंगे ऐसा मैं होप कर रहा हूं। और हम नेक्स्ट फिर एक नए टॉपिक के अंदर अब आएंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ये सारे पॉइंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी आज हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।